बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2016 का पेपर 2 वेरिएंट 22 है, इसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो थर्ड है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा मई जून 2016 के फोल्डर में। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट्स करता है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है कि डिफरेंट कंपोनेंट आपको जो इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस के उसने आपको दिए होते हैं, उसके जो डिफरेंट रिलेशनशिप हैं, जो रेशोज़ हैं, उनको कैलकुलेट करके वो कमेंट्री क्या कहता है कि बिज़नेस के ऊपर ओवरऑल कमेंट्री करें कि बिज़नेस की क्या डायरेक्शन है, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी इम्प्रूव हुई है नहीं हुई है, उसकी लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है। तो इसमें एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको रेशो जो भी वो निकलवा रहा है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी तकरीबन आलमोस्ट हर अटैम्प्ट के अंदर या फिर एक आधा अटैम्प्ट आगे पीछे करके वो पूछता है। तो इसके भी जो पास्ट पेपर्स हैं वो बहुत सारे पास्ट पेपर्स ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं, आपको अंडर वन रूफ मिल जाएंगे। आप कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो 2020 से लेके 2017 जो पेपर 2 है आपका विंटर समर, वो सारे आपको मिलेंगे। पेपर 1 जो है वो तो 2020 से लेके 2012 तक आपको मिलेगा विंटर समर का। कैम्ब्रिज का अपना जो पेपर है स्पेसिमेन वो भी मैंने कराया है, तो इसको ज़रूर यूज़ करें, जाएँ प्रैक्टिस करें, उसको वॉच करें, वीडियो को देखें, वो कंसेप्ट्स कैसे एक्सप्लेंड हो रहे हैं, फिर खुद से बैठ के इसको करें, तो यू विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस। लेट्स स्टार्ट। लेशीज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर के लेशी जो है उसका अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को एंड होता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। रेवेन्यू आपको दे रहा है $750,000 और $600,000 का। एक्सपेंसेस आपको दिए हुए $200,000 $175,000 के। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है। कैपिटल आपको दिया है। बैंक लोन रीपेबल 30 दिसंबर 2014 के बैंक लोन रीपे करेंगे आप 30 दिसंबर 2014 को। और आप देख रहे होंगे कि ये 2015 में ये फिगर नज़र नहीं आ रही है, इसका मकसद है आपने इसको पे कर दिया। और ये जब एक और इम्पोर्टेंट बात, जब 2014 का आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनाया होगा तो ये एक एज ए करंट लाइबिलिटी आपने इसको शो किया होगा, क्योंकि वो लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर पे होनी हो उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। क्योंकि ये विद इन अ ईयर पे होना था, बल्कि 30 दिसंबर को ही पे होना था, तो फिर उसी पीरियड में पे हो गया, तो ये फिर करंट लाइबिलिटी में उस साल शो हो रहा होगा अगर आपने इंटरम अकाउंट्स बनाए होंगे। 2015 में ये अपीयर ही नहीं हुआ। बैंक लोन रीपेबल 30 दिसंबर 2022। अब इस वक्त 2015 में हम बैठे हुए हैं, 2020 में अगर कोई लोन पे हो रहा है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म लोन या नॉन करंट लाइबिलिटी आपकी है। इन्वेंट्री ओपनिंग और एंडिंग दी हुई है उसने आपको। ओपनिंग ये है, एंडिंग ये है आपकी 60,000। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग और एंडिंग दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल दिया हुआ है, अदर रिसीवेबल दिए हुए हैं, अदर पेएबल दिए हुए हैं। और बैंक उसने बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस था वो क्रेडिट था। क्रेडिट का मकसद है बैंक ओवरड्राफ्ट एज ए लाइबिलिटी था, लेकिन शुरू में एंड में अब जो आया है इस साल वो डेबिट बैलेंस हो गया। मकसद आपका एसिड करंट एसिड्स है आपका। तो कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशोज़ फॉर 2015 की रेशोज़ आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। कॉम्परेटिव फिगर फॉर 2014 आर शोन। 2014 की फिगर्स उसने खुद निकाल के आपको शो करेंगे। योर आंसर शुड बी कैलकुलेटेड टू 1 डेसिमल प्लेसेस। 1 डेसिमल प्लेसेस के अंदर आपके आंसर शो होने। ग्रॉस प्रॉफिट टू रेवेन्यू आपको निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जिसे कहते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने का फार्मूला क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए यहाँ अगर आप सवाल में आए हैं तो आपको रेवेन्यू तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुँचने के लिए जो दो फिगर्स हैं, एक एक्सपेंसेस है, एक प्रॉफिट फॉर द ईयर है। आपको पता है कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर होगी
उसमें से माइनस करेंगे आप एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए ये जो ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस आपने माइनस करे तो प्रॉफिट आया। अगर मैं प्रॉफिट को और एक्सपेंसेस को प्लस कर दूं और रेवेन्यू में से उसको माइनस करूं तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। या ग्रॉस प्रॉफिट तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हैव यू गॉट द पॉइंट? द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया था सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करके आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया और ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो प्रॉफिट आ गया। तो अगर फर्स्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, जीपी आपका जो है वो 15 है और ई एक्सपेंसेस आपके 5 हैं, तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर 10 आ गया। तो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुंचना हो तो मैं प्रॉफिट को और एक्सपेंसेस को प्लस करूं तो देखें वही 15 पे पहुंच गया ना। तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए ये जो एक्सपेंसेस हैं और प्रॉफिट हैं इनको आप प्लस कर लें। और 2014 की तो ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फिगर दी हुई है, 2015 को कैलकुलेट करें तो 200,000 ये हो गया और 100,000 ये है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इन दोनों को आपने जब प्लस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास, 300,000। ये 300,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और कैसे कैलकुलेट किया है इन दोनों को, और ग्रॉस प्रॉफिट जब 300,000 आ गया तो रेवेन्यू से उसको डिवाइड कर दें 750,000 से मल्टीप्लाइड बाई 100, व्हाट यू गेट 300,000 डिवाइडेड बाय 750,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, यू गेट 40%। तो देखिए ये 40% आपके पास आ गया। अगर हम यहाँ आएँ तो यहाँ भी देखें ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक सेल्स परसेंटेज, वही 300,000 जो मैंने आपको समझाया 750 से डिवाइड किया मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 40% आ गया आपका। 2014 के अंदर ये फिगर दी हुई थी उसने सवाल में, 2014 में 37.5% थी। इसका मकसद है ग्रॉस प्रॉफिट आपका इम्प्रूव हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट इम्प्रूव होने की रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपकी इम्प्रूव हुई, देख रहे हैं आप 37.5% से 40% हो गई। इसका मकसद है या तो सेल्स आपकी जो प्राइस आपने इंक्रीज़ कर दी, क्योंकि प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू आपका बढ़ेगा तो डेफिनेटली फिर ये रेशो भी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो या तो ये है कि क्योंकि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो दो एलिमेंट्स हैं, पहले सेल्स को डिस्कस करते हैं। सेल्स का मकसद है या तो प्राइस आपकी इंक्रीज़ हुई है या फिर वॉल्यूम जो है सेल्स का ठीक ठाक बढ़ा है, या जी सेल्स की जो प्रोडक्ट्स आपकी हैं उसमें से वो प्रोडक्ट जो ज़्यादा प्रॉफिट लेकर आती है उसका मिक्स आपका अच्छा हो गया है कि आपने उसको ज़्यादा फ़रोख्त किया तो प्रॉफिट आपका जो रेवेन्यू है आपका ज़्यादा जनरेट हुआ। तो प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है, मिक्स आपका अच्छा हो सकता है। सेकंड पे आते हैं कॉस्ट के ऊपर, कि हो सकता है आपने जो आपका जो माल आपने ख़रीदा उसकी प्राइसेस जो हैं वो लोअर साइड के ऊपर हों, और प्रॉफिट जब कॉस्टिंग की प्राइसेस जो हैं वो लोअर साइड पर होंगी तो वो भी एक रीज़न होती है कि प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का मकसद है कि आपने लो प्राइस का माल ख़रीदा तो कॉस्ट आपकी कम हो गई, जब कॉस्ट कम हो गई तो भी प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। तो ये डिफरेंट किस्म की रीज़न्स हो सकती हैं इस इम्प्रूवमेंट के अंदर, या तो सेल्स हो सकती है, प्राइस या वॉल्यूम, या मिक्स, या फिर रेवेन्यू, या फिर कॉस्ट की बात हो सकती है कि कॉस्ट के अंदर जो आपका प्राइस जो है लो प्राइस का मटेरियल आपने ख़रीदा, आपकी निगोशिएशन, आपकी जो बारगेनिंग थी सप्लायर्स के साथ अच्छी है। सेकंड पे आते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर तो सवाल में दिया हुआ है उसने आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड दो चीज़ों पर होता है, आपका कैपिटल हो गया और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। या तो ये करें टोटल एसेट्स में से लेस कर दें करंट लाइबिलिटी तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। या फिर आप ये करें कि कैपिटल जो है आपका इसमें ऐड कर दें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर हम इस सवाल के अंदर देखें तो प्रॉफिट तो दिया हुआ है आपको, अलबत्ता जो कैपिटल है वो कितना है? कैपिटल देखें 250,000 दिया हुआ है। एंड बैंक लोन रीपेएबल
एट दिसंबर 2020, ये लॉन्ग टर्म है, 250,000 प्लस 80,000, तो ये 330,000 बनता है। ये 330,000 जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल और प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो ये 330,000 प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 100,000, तो 100,000 को 330,000 देखिए 250 प्लस 80,000 डिवाइड करके निकाला तो 30.3% बनता है। अब ये 30.3% जो बन रहा है वो आप देख रहे हैं इंक्रीज़ हुआ है। ये इंक्रीज़ का मकसद क्या है? इंक्रीज़ का मकसद ये है कि आपका प्रॉफिट जो है वो फिर लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ आपका प्रॉफिट। और इसकी रीज़न देखें, अगर आप यहाँ समझें, लास्ट ईयर जो ये था तो कैपिटल तो आपका सेम था, इसका मतलब है अब तो इस साल लोन भी आपका बढ़ गया है। इसका मतलब है प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो प्रॉफिट आपका है वो फिर प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है आपकी, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मकसद है कि प्रॉफिटेबिलिटी। और देखें पहली रेशो जब आपने निकाली थी वो भी यही इंडिकेट कर रही है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपका बड़ा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। उसकी फिर अगेन रीजंस हो सकती हैं कि आपकी सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई है, आपने एक्सपेंसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है, क्योंकि एक्सपेंसेस जो कंट्रोल करें, एक्सपेंसेस कम होंगे तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट फॉर द ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट की तो हम बात कर चुके हैं, वो रीजंस तो रहेंगी। इसके अलावा आपका एक्सपेंसेस को आपने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका बढ़ा है। आगे आते हैं और क्या कैलकुलेट करवाता है वो आपसे, कहता है करंट रेशो कैलकुलेट करें। अब करंट रेशो का फार्मूला आपको पता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो इसमें से करंट एसेट्स देख लें कौन कौन से हैं। देखें करंट एसेट्स आपका इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और फिर अदर रिसीवेबल, ये तीन आपके करंट एसेट्स हैं, और वे बैंक भी आपका करंट एसेट्स है। तो अगर मैं 60,000 प्लस 22,000 इसको प्लस कर लूँ, इसमें ये 1,500 को प्लस कर लूँ और इसके अंदर ये 28,000 को प्लस कर लूँ, तो 1,111,500 ये करंट एसेट्स जो हैं 1,115 ये आपके करंट एसेट्स आ गए। 1,111 $11,500। और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो ये ट्रेड पेएबल है, देख रहे हैं आप, इसके अलावा ये अदर पेएबल हैं। ये दो लाइबिलिटीज़ हैं आपकी। तो 50,000 करंट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्लस 8,500, ये 58,500 बनते हैं। ये 58,500 एंड 1,115 आप देखें यही इसने 60,000, 22,000, 1,500 एंड 28,000, तो 60,000 प्लस 22,000 प्लस 1,500 प्लस 28,000, 1,115 1,115 को डिवाइड कर दिया आपने 58,500 से। तो 1 डेसिमल तक आपको लेना है, तो 19 1 पॉइंट सिंपल आपका 1.9 टू 1, 1.9 टू 1 का मकसद आप समझ रहे हैं क्या है? 1.9 टू 1 का मकसद है कि 1 रुपी लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास $1.9 एसेट्स मौजूद हैं। लास्ट ईयर ये रेशो जो थी 1 to 2.9 थी। 1 to 2.9 का मकसद समझ रहे हैं कि आपके करंट एसेट्स जो हैं 1 रुपी लाइबिलिटी पे करने के लिए $2.9 के आपके पास करंट एसेट्स मौजूद थे। ये कोई बहुत अच्छा ट्रेंड भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इंडस्ट्री का ट्रेंड होता है 2 to 1 कि 1 रुपी लाइबिलिटी पे करने के लिए एटलीस्ट $2 एसेट्स करंट एसेट्स आपके पास होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले में तो ये कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल लिक्विडिटी फिर आपकी बेहतर है। लिक्विडिटी को इतनी ख़राब नहीं हुई, क्योंकि 1.9 का मकसद है कि इंडस्ट्री के आसपास ही है ये। तो दैट्स गुड, फेयरली गुड के नॉट बैड, इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। उसके बाद कहता है करंट, फिर आपसे क्या पूछता है, कहता है कि क्विक रेशो बताएं। क्विक रेशो का फार्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स
डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। जितने भी करंट एसेट्स आपने कैलकुलेट किए हैं इसमें सिर्फ इन्वेंट्री की फिगर माइनस कर दें, क्योंकि वो क्विक नहीं होती, विल टेक टाइम टू बी सोल्ड, के बिकने में टाइम लगेगा, तो उसको निकाल देते हैं तो क्विक एसेट्स आ जाते हैं। इन्वेंट्री आपके पास देखें कितनी थी, इन्वेंट्री आपके पास 60,000 थी। तो ये जो क्विक एसेट्स हैं इसमें देखें बाकी एसेट्स आपने वही 60,000 निकाल दिए, 21,500, 28,000 सेम रहने दिया। तो इन तीनों को जमा करें तो 22,000 प्लस 1,500 एंड प्लस 28,000 एंड डिवाइडेड बाय 58,500 यू गेट 0.9 0.921 का मकसद है कि 1 रुपी लाइबिलिटी पे करने के लिए $0.9 करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स आपके पास मौजूद हैं कि जो फौरी तौर पे आप पे कर चुके हैं। लास्ट टाइम की रेशो 1.4 to 1 थी। एक्सेप्टेबल रेशो 1 to 1 होती है कि 1 रुपी लाइबिलिटी पे करने के लिए एटलीस्ट यू मस्ट हैव $1 क्विक एसेट्स। तो 0.9 का मकसद है आप करीब करीब हैं, लिक्विडिटी आपकी इम्प्रूव हुई है। आप देख रहे होंगे कि इन्वेंट्री जो है वो उसकी होल्डिंग कॉस्ट कम हुई है, आपकी रिसीवेबल की रिकवरी ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो ओवरऑल लिक्विडिटी, बैंक की पोजीशन, बैंक आपके पास आप देखें सबसे बड़ी लिक्विडिटी ये है कि बैंक का जो बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस था, अब आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो इसका मकसद है आपका पैसा बैंक में, जब आपने स्टार्ट किया था ऑपरेशन लास्ट ईयर तो 40,000 बैंक का आप पर निकलता था, ये देख रहे हैं आप। इस साल आपका बैलेंस है तो लिक्विडिटी एज ए होल आपकी इम्प्रूव हुई है, और वो देखें यहाँ शो भी हो रही है, 0.4 से 0.9 हुई है। तो ओवरऑल ये जो कमेंट्री थी ये आपने देखी, फिर आप रेशोज़ आपने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद देखेंगे क्या पूछता है, कहता है यूजिंग द रेशोज़ कैलकुलेटेड इन ए एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ओवर 2 ईयर्स, 2 सालों की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या कमेंट्स करने हैं, एंड लिक्विडिटी ओवर द 2 ईयर्स, के इन 2 साल में जो लिक्विडिटी की पोजीशन क्या, एंड द क्वेश्चन इज एंडेड। तो लिक्विड प्रॉफिटेबिलिटी तो देखें मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी आप देखें तो ओवरऑल आपकी दोनों साइड से इम्प्रूव हुई है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स परसेंटेज भी इम्प्रूव हुई है, 37.5 से 40% हुई है, और आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से 30.3% हुई है। और लिक्विडिटी भी आपने देखा कि ओवरऑल आपकी इम्प्रूव हुई है। तो हम देखते हैं द ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स इज इंक्रीज इन 2015, हम देख कर आ रहे हैं दिस में भी ड्यू टू हायर सेलिंग प्राइस, चार्ज के ज़्यादा सेलिंग प्राइस आपकी थी, और मोर एफिशिएंट बल्क बाइंग, या फिर बाइंग आपने बहुत अच्छी करी है। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, परचेजेस कॉस्ट हैव रिड्यूस, परचेज कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, या फिर मिक्स से आपका अच्छा है, गुड मिक्स, गुड सेल्स मिक्स, कि जिसका ज़्यादा प्रॉफिट था वो प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा बिक रही है। एक्सपेंसेस हैव कंट्रोल्ड, रिड्यूस एक्सपेंसेस आपके, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपका बढ़ा है आपने देखा, तो इसका मकसद है एक्सपेंसेस भी आपके कंट्रोल हैं या रिड्यूस हुए हैं। द रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हैज़ इंक्रीज इन 2015 2015 था, आई थिंक 16 नहीं है, 15 है। तो 2015 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ गया है, ये 16 नहीं 15 है, इसको 15 कर लें। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ इंक्रीज, प्रॉफिट भी पिछले साल के मुकाबले में बढ़ा है। इस साल आपने देखा कि प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट तो देखें सवाल के अंदर ही दिया है कि आपका बढ़ा हुआ है, ठीक ना, 50,000 से 100,000 हो गया, ये देख रहे होंगे आप। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट की पोजीशन अच्छी है आपकी। रीज़न्स यही हैं कि सेल्स की प्राइस है, आपने कॉस्ट बल्क बाइंग अच्छी करी है, एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट है आपकी, परचेजेज है, एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका बढ़ा हुआ है, लिक्विडिटी, ऑल द टू वर्किंग कैपिटल रेशोज हैड रिड्यूस्ड, ऑल्दो द वर्किंग कैपिटल रेशो हैज़ रिड्यूस। वर्किंग कैपिटल रेशो देखें अभी हम देख कर आए रिड्यूस हुई है 2.9 से 1.9, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द लिक्विडिटी ऑफ द बिज़नेस हैज़ इम्प्रूव, बिज़नेस की लिक्विडिटी बेहतर हो गई है। पहले बैंक का नेगेटिव बैलेंस था, अब आपका पॉजिटिव है। वर्किंग कैपिटल इज़ बिलो 2 to 1 ऑफ द आइडियल रेशो, अ लिटल लोअर साइड, बिकॉज 2 to 1 जो है वो एक आइडियल रेशो होती है। ये आपका 1.9 पे तो आप हैं इस टाइम। इन्वेंट्री होल्डिंग ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हैज़ बिन रिड्यूस,
द क्विक रेशो वॉज इम्प्रूव, क्विक रेशो भी आपकी इम्प्रूवड हुई है फ्रॉम ए डेंजरस लेवल टुवर्ड्स आपका एक्सेप्टेबल 1 to 1 होता है आपका, पहले 0.4 to 1 था कि $0.4 के लिक्विड एसेट्स आपके पास मौजूद थे $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए, अब आपका 0.9 बनता है, तो वो भी अच्छा हो गया। ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन हैज़ बीन इम्प्रूव, ट्रेड रिसीवेबल का कलेक्शन जो है वो भी आपका इम्प्रूव हुआ है। अगर आप ट्रेड रिसीवेबल को देखें तो 40,000 के लास्ट ईयर थे, इस साल के आपके, हालांकि सेल्स भी बढ़ गई है, आप देख रहे हैं सेल्स आपकी 600,000 से 750,000 हो गई है, लेकिन रिसीवेबल आपके कम के ऊपर हैं, तो इसका मतलब है कलेक्शन भी आपका बेहतर हुआ है। लेशी हैज़ ए पॉजिटिव बैंक बैलेंस टू मीट एक्सपेंडिचर, पॉजिटिव बैंक बैलेंस आ गया है इसका, तो लिक्विडिटी ओवरऑल बेहतर है, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है। एनी अदर पॉइंट विच कम्स इन योर माइंड आर एक्सेप्टेबल, वो भी लिख रहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ओवरऑल हमने देखा कि रेशोज़ हमने कैलकुलेट करी और उस पर कमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेशी का बिज़नेस है स्टोइंग गुड। तो यहाँ इसको ख़त्म करते हैं इस सवाल को, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।